नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे 2024 की तैयारी, कौन किस पर भारी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा अन्य दलों की अपेक्षा चुनावी तैयारियों में काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही। भाजपा की ओर से चुनाव को फतह करने के लिए महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत टिफिन कैबिनेट समेत अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इन्हीं तैयारियों को लेकर आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून को देहरादून में प्रबुद्ध और सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जिसमें लाभार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। एक तरफ जहां भाजपा लाभार्थियों को सम्मानित कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। भाजपा ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा अन्य दलों की अपेक्षा चुनावी तैयारियों में काफी आगे निकलती नजर आ रही है। भाजपा की ओर से चुनाव को फतह करने के लिए महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जून को देहरादून में प्रबुद्ध और सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि भाजपा भारी मतों के साथ चुनाव में जीत दर्ज करेगी। मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि आगमन हो रहा है। देवभूमि सैन्य भूमि भी है, तो उस दिन हमने तय किया कि देहरादून के अंदर हम प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम उनका रखेंगे। और उसमें हमने उत्तराखंड के ऐसे वरिष्ठतम रिटायर्ड सैनिक अधिकारी उसमें आमंत्रित किए हैं। हमने जो उत्तराखंड के खासतौर पर देहरादून से लेकर आसपास के इलाकों में जो बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र हैं, उनके संचालकों को हमने आमंत्रित किया है। साथ साथ पद्म भूषण से और विभिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश सरकार के जो पुरस्कारों से सम्मानित ऐसे लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे। यहाँ के वरिष्ठतम व्यापारियों को आमंत्रित करेंगे और 9 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री के कार्य विषय को लेकर एक बृहद संवाद का कार्यक्रम ये 19 तारीख को देहरादून में होगा। आप भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है पिछले 7 महीने से। कांग्रेस लड़ रही है बैकडोर भर्ती की, कांग्रेस लड़ रही है लड़ाई अंकिता हत्याकांड की, कांग्रेस लड़ रही है भुखमरी से, किसानों की प्रॉब्लम्स को लेके। ऐसे में जो युवा अपने को कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते, जो देख रहे कि प्रदेश में पूरे बेरोजगारी फैल रही है और हर युवा आंदोलनरत है बेरोजगारी को देख के, अगर वो युवा में अगर इतनी समझदारी नहीं है कि मैंने किसके संग खड़ा होना है, अपने को मारने वाले के संग खड़ा होना है या युवाओं के लिए लड़ने वालों के संग खड़ा होना है, ये फैसला युवा का है। और हम हर युवा के लिए गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार युवा हैं, जो समझते हैं कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार किया है, जिन्होंने 60 रुपीज डॉलर पे हंगामा काट दिया था कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपया घट रहा है, वो आज 82 रुपए के डॉलर पे चुप हो गए हैं। तो ये युवा तय करे कि वो पढ़ा लिखा है। और हम तो ये भी कहते हैं, ये तय करना होगा आज के युवाओं को कि वो कोयले खान में मजदूर के रूप में काम करते हैं या उस कोयले खान में करोड़ों कोयलों के बीच में एक हीरा जो मिलता है उसको पहचानने वाले जौहरी के रूप में खड़े होते हैं। ये उस युवा को तय करना, ये करण मेहरा ने तय नहीं कर रहा है। इस पार्टी की नेतृत्व में जो सरकार सेंटर में रहती है, यूपीए प्रगतिशील गठबंधन, और वैसी भाजपा की नेतृत्व में जो रहती है वो एनडीए है। भाई भाजपा में फुल प्लेस तो सत्ता में नहीं, उसमें तमाम पार्टियां उसके गठबंधन में हैं, उसको एनडीए कहा जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग भी अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारेंगे
और सेंटर में जो भी उत्तराखंड के हितों की ज़्यादा बेहतर बात करेगा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, हम लोग भी उन्हें समझते हैं। एक तरफ जहां भाजपा चुनाव में जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में घमासान होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी के बदले जाने को लेकर के पार्टी के भीतर ही कयासबाजी शुरू हो गई। 2022 की हार के बाद ऐसा नहीं किया गया। जी हां, तो 2024 की तैयारियों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा का हमेशा से ऐसा दावा रहता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और आगे आने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कांग्रेस का वही दावा है कि जो प्रबुद्ध जन है, वो समझदार है, वो इसको लेकर आगे वो डिसाइड करेंगे कि उनको किसे चुनना है या किस तरीके से जो भी चीज़ें सरकार के दावे रहे हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पर बात करनी चाहिए। तो विपक्ष जो है वो अपनी तैयारियां कर रहा है। अगर हम सत्ताधार दल की बात करें, बीजेपी की, तो वो अपनी तैयारियां कर रही है। चर्चा हम आज इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश पंत जी, नेता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आशीष नौटियाल जी आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी तो भरपूर तैयारियां कर रही है। बीजेपी की तैयारियां जो है वो अब कहीं ना कहीं धरातल पर भी दिखने लगी हैं। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान भी चला रही है। अगर मैं कांग्रेस की तैयारियों की बात करूं तो कांग्रेस किस तरीके से लोकसभा की तैयारियां कर रही है? देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात है। चुनाव नजदीक है, सबको तैयारियां करनी है और करनी भी चाहिए। हर पार्टी तैयारियां करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, महाजनसंपर्क अभियान चलाना गलत नहीं है, वो अपना महासंपर्क अभियान चलाना सही है। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ महीनों पहले से आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के मार्फत ऐसे उल्टे सीधे मैसेज बना के उन्हें फ्लॉट करना, उनको फैलाना, एक नफरत की राजनीति को फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत कर रही है। कैसे कैसे मैसेज बना के आ रहे हैं, मतलब उन्हें 4-4, 6-6 पेज के मैसेज बना के, और कुछ नादान लोग होते हैं जिनको पता नहीं है कि मैसेज कहाँ से बना, किसने बनाया, उसे फैला के, तो जो नफरत में कम से कम देश को नहीं डालना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सबको लड़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आपसी मतभेद नहीं कराना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करानी चाहिए, धर्म की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से तैयारी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, पहले से सत्ता में रही है। हाँ, जरूर 9 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर आई है। जनता ने उनको सराहा, क्योंकि जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ करेगी जो कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन आज जब जनता ने देख लिया है 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास, आप देखिए 56 लाख करोड़ रुपए कर्जा पहले सरकार 66 साल में सरकारों ने दिया था, और 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1,00,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर चढ़ा दिया। आज राज्य के ऊपर बात करें तो राज्य हमारा कर्ज में है। तो क्या सड़कें बनाने को ये विकास समझे? सड़क के अलावा कोई और काम नहीं होगा? सड़कें तो पहले भी बनी थी, आज भी बन रही है, ठीक है। सड़कें बनाने में आज आगे हम पहुंचने लगे हैं पहाड़ों में, लेकिन सिर्फ इसे विकास नहीं कहते। विकास रोजगार को कहते हैं। हमने कितना रोजगार दे पाए। आज देखिए मैडम, ऐसा समय आ गया है जब अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मैं अपने हाथ से दूंगा, और झूठे अपॉइंटमेंट लेटर। आप बताएं, कल को भी मैं पढ़ रहा था, 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए। एक आदमी खड़ा होकर बोले तो सही कि हाँ मुझे भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो? सिर्फ आंकड़े, कागजी आंकड़े कि 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, अब इतने हजार दे दिए। मतलब प्रधानमंत्री जी प्रकट आशीष जी, मेरा तो एक सवाल ये हमेशा रहता है कि भाई बीजेपी ने जो किया सो किया, बीजेपी के नहीं किए गए कामों को आप गिनवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने पहले क्या किया? क्या इसको लेकर कांग्रेस डिस्कशन करेगी? क्या कांग्रेस इस बुनियाद पर नहीं जाएगी कि हम आगे क्या करेंगे? क्या कांग्रेस केवल इसी मुद्दे पर आगे बढ़ेगी कि बीजेपी ने ये नहीं किया और इस तरीके पे मुझे वोट दे दो? तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको भी तो ये कहना पड़ेगा ना भाई कि हम ये करेंगे या हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं।
अपना एक विजन भी तो रखना पड़ेगा। मैं कांग्रेस का विजन ही नहीं समझ पा रही हूँ उत्तराखंड में। मैडम देखें, भारतीय जनता पार्टी का भी जो विजन था आपने वो भी देखा होगा कि 2014 से पहले तो हम आजादी नहीं हुए। 2014 से पहले कोई काम उन्होंने काम थोड़ी किया। फिर आप मुझे बीजेपी की बुराई, मैं वही तो कह रही हूँ, बीजेपी की बुराई के अलावा कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? मतलब बुराई नहीं होती, इसे बुराई नहीं कहते। उनके नाकामियों को बताना तो हमारा काम है ना। उनकी जो ये आपका काम है। चुनाव में सिर्फ आप इतना ही बता के आगे जीत हासिल कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब अगर कांग्रेस सत्ता में आई है, क्या बताएं, इतने लाखों अपने जो सरकारी नौकरी वाले हैं, जब सरकार गलत हाथों में थी सबको पेंशन मिल रही थी, आज सबकी पेंशन बंद कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ने सबको पेंशन दी है ना वक्त पे, और कांग्रेस पार्टी ही है जो देगी आगे। देश को चलाना कांग्रेस पार्टी को ही आता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं दी हैं कांग्रेस पार्टी ने। आज जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और निश्चित ही इन संस्थाओं को और आगे बढ़ाएगी और अच्छा कार्य करेगी, महंगाई कम करेगी। जो महंगाई का सिर्फ नाम लेके आए थे कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस बात को खत्म हो गई। ये बात अब तो बोल ही नहीं सकते ना, ये तो सिर्फ धार्मिक बातें करते हैं। आशीष जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बीजेपी तैयारियां कर रही है लोकसभा चुनाव की, ये तो साफ स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर आज महाजन संपर्क अभियान और लाभार्थी सम्मेलन किया। अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रोग्राम्स आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी की लोकसभा की तैयारियों पर क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा संजीव जी। आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस ध्येय वाक्य को लेकर हमारी केंद्र की और राज्य की सरकारें चल रही हैं। किसी का तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण की भाव से, संतुष्टिकरण की नीति से, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको लाभ, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, सबको लाभ, चाहे आवास योजना हो, चाहे 150 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में इस समय योजनाएं, परियोजनाएं गतिमान है, चाहे हम कोरोना काल में 220 करोड़ जो वैक्सीनेशन हमने करवाया, जो 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से अभी तक कंटिन्यूएशन में है, जो अन्न हम अपना तमाम गरीब वर्ग को उपलब्ध करा रहे हैं। एक भी व्यक्ति पूरे कोरोना काल में हमने भूखा नहीं सोने दिया। जहां किसानों को यूरिया को सब्सिडाइज रेट पर देने का काम हमारी सरकार कर रही है, किसान को उन्नत करने का, किसान की आय को दोगुना करने का जो हमने संकल्प, जो हमने बीड़ा उठाया था, उस और हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। जहां हमने किसान को 50% यूरिया में सब्सिडी देने का काम किया, जहां हमने ये नैनो यूरिया के माध्यम से संजीव जी, आपकी आवाज नहीं जहां हमारी सरकार मातृ शक्ति के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लाने का काम करती है, वहीं मातृ शक्ति को अधिक आर्थिक रूप से उन्नत करने की दिशा में तमाम हमारे जितने एनजीओज, महिला एनजीओज हैं, उनको 40 से लेके 50 से 60% तक सब्सिडी और उनका बनाए हुए तमाम उत्पादों की मार्केटिंग का जिम्मा भी सरकार अपने हाथों में लेती है। तो यह पूरी तरह से, एक तरह से हम लोग खाली कहने पर और वादों पे बात नहीं करते, बल्कि अपना जो विकास है, जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं, जो नीति है और जो हमारी स्पष्ट नियत है, उसको हम डिलीवर करने का। ठीक है संजीव जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। संगीता जी, अगर हम बात करें तो क्या तैयारी है आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में काम करेगी? ठीक है संजीव जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। संजीव जी, मैं आऊंगी, पूरा मौका दूंगी आपको, रुक जाइए। संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है यश जी? हाँ जी, आ रही है। देखिए यश जी,
जिस तरह से उत्तराखंड में जो सत्तासीन सरकार है और जिस तरह से अभी नीतियों के बारे में बताया, उत्तराखंड में धरातल पर क्या है ये उत्तराखंड की जनता बखूबी जानती है। चाहे फिर वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे गांव तक सड़कें पहुंचने की बात हो। तो देखिए, सत्तासीन सरकार ने अभी तक जो वादे किए थे 6 साल में किसानों की आय दुगनी करने का वादा, वो वैसा काम धरातल पर नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार होने की बावजूद भी। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो देखिए आम आदमी पार्टी का उतना बड़ा संगठन नहीं है जितना भाजपा का संगठन है। इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ, क्योंकि हम यहाँ अभी एक ही विधानसभा चुनाव लड़े और हम लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड को नए प्रभारी और सह प्रभारी मिल चुके हैं आम आदमी पार्टी के, और वो अपनी तरीके से आगे की नीतियों पर और जो भी चुनाव है उन पर जो भी तैयारियां हैं उसको लेकर के हमारे संगठन का आगे का प्रारूप तैयार है। ठीक है, लेकिन देखिए संगीता जी, अगर हम बात करें आपका अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए विधानसभा में मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि एक आम आदमी पार्टी का मजबूत चेहरा जो नजर आना चाहिए। आप किसे कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट है? आपके पास कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव कैंडिडेट्स नहीं है। मैंने कहा ना यशी जी, देखिए विधानसभा चुनाव लड़ा और पूरी 70 की 70 सीटों पर हमने चुनाव, लेकिन जो स्थिति रही वो सबके सामने ही है। और ऐसा नहीं है कि उससे आम आदमी पार्टी का ग्राफ कम हो गया हो या आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी को कम कर दिया हो। आम आदमी पार्टी एक विपक्ष की भूमिका की तरह हर मोर्चे पर उत्तराखंड में डटी रही है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बात हो। आम आदमी पार्टी हमेशा मुख कर रही है और उसी तरह हम आगे भी संगठन को बना करके और मजबूती के साथ जो भी निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, फैसला अंततः जनता को करना है लोकतंत्र में, क्योंकि जिस सरकार के पास संगठन भी मजबूत है, जिस सरकार के पास डबल इंजन की सरकार भी है, उसने आखिर इस उत्तराखंड को क्या दिया, ये भी यशवी आने वाले चुनाव में एक बड़ा सवाल है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर राजेंद्र पंत जी भी जुड़े हुए हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी कांग्रेस कर रही है। देखिए, मैं के न्यूज के समस्त श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। उत्तराखंड में क्रांति दल लगातार पिछले कुछ समय से कई अगले आने वाले चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, आगे 2024 के सांसद की तैयारी है। और इस बार आप निश्चय देखिएगा, जिस हिसाब से क्रांति दल अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, क्षेत्रीय दल के नाते उत्तराखंड से लोकसभा में सांसद पहुंचेंगे, ये हमारा बिल्कुल हम निर्णय लेकर के चले हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे पास एक अच्छा संगठन तैयार हो रहा है और लगातार हमारे पास इस प्रदेश का युवा और जिनके लिए हम खड़े हैं, क्षेत्रीय दल होने के नाते जो काम हमने किए हैं उन कामों को अगर हम जनता के पास ले जाएंगे तो निश्चय ही हमारे को जनता हमें समर्थन देगी, हमारा साथ देगी। और इस बार हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि संसद के अंदर हमारा सांसद होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि अपने सांसद को वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं राष्ट्रीय पार्टियों में हमारे सांसद 5-5 साल तक हमें दिखते नहीं हैं। अपने पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, पहाड़ों में इतना बड़ा क्षेत्रफल है, वहाँ पता ही नहीं होता है सांसद कौन है। अब वो समय नहीं रह गया है, जनता भी समझदार है, वो भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल होने के नाते हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं और हम हैं इसमें तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। हमारा संगठन लगातार पर्यवेक्षकों की तैयारी कर रहा है, अभी प्रभारी नियुक्त किए हैं और आने वाले समय में हमारे पास आज की प्रवक्ता बहुत अच्छे जुड़े हैं, मीडिया में हमारे पास अच्छे लोग आए हैं, तो क्षेत्रीय दल स्ट्रांग हो रहा है। आए दिन लगातार कुछ न कुछ हमारे कार्यक्रम रहते हैं और हम क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। हम जो भी हमारे क्षेत्रीय दल होने के नाते हमें काम करने थे वो कर रहे हैं, तो हम इस आता को लेकर के जनता के पास जाएंगे, अपना काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा किसी भी हालत में इस बार अपना सांसद संसद भवन के अंदर जाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, यहाँ पर आपने सभी राजनीतिक दलों को सुन लिया, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो कह सकते हैं हमेशा जो चुनावी मोड वाला फंडा है वो साफ तौर पर एक्टिवेट दिख रहा है और जनसंपर्क हो या ये लाभार्थी सम्मेलन हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हो, जो जितने भी मुझे लगता है बड़े बड़े स्टार बीजेपी के हैं वो चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं।
कांग्रेस की बात करें तो जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि बीजेपी के जो वादे हैं या जिस तरीके से, लेकिन मुझे हमेशा ये चीज़ हिट करती है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक ये भी मोटिव होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से इस पर, हम कैसे जनता के लिए आगे क्या कर सकते हैं। बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो जनता देख ही रही है, लेकिन हम आपके लिए क्या करेंगे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, अब लोकसभा की तैयारी की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ चर्चित चेहरे और चेहरों की एक कमी है जो मुझे नजर आती है कि लैक ऑफ यहाँ पर ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ यूकेडी की बात करें तो यूकेडी देखिए कहीं ना कहीं आंदोलन से जन्मी पार्टी, लेकिन अभी तक वो अपना जनाधार नहीं बना पाई है और कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे कि अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि नहीं हम चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको, कैसे इसका राजनीतिक समीकरण आप समझ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से? यसी जी, मैं अवगत करा दूं कि ये जो प्रदेश है ये मात्र 13 जिलों का प्रदेश है, जिसमें से 7 जिले गढ़वाल में आते हैं और 6 जिले कुमाऊं में आते हैं। और मजेदार बात यह है कि इन 7 जिलों में 3 लोकसभा सीटें हैं गढ़वाल के अंदर, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी। और हम 6 जिलों की बात करें कुमाऊं की तो वहां नैनीताल, अल्मोड़ा और ये हमारी उधम सिंह नगर सीट है। और हर सीट जो है वो अपने अंदर 14 विधानसभा सीटें समेटे हुए हैं। मतलब एक लोकसभा सीट के अंदर 14 विधानसभाएं हैं। अगर हम पिछले चुनावों से तुलना कर लें, 2 चुनावों से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, जीत रही है 500 सीटें, और कांग्रेस को उसमें सफलता नहीं मिली। और 2 ही चुनावों से बीजेपी विधानसभा चुनाव बम्पर मेजोरिटी से जीत रही है। ये तो एक बात है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, मात्र 2 सीटें बची जिनमें जमानत जब्त नहीं हुई, 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई। और आपका कहना बिल्कुल सही है, कोई चर्चित चेहरा नहीं है। निश्चित तौर पर हम अगर संगठन की बात करें तो आम आदमी पार्टी का संगठन अभी ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा है। जिस तरह भाजपा ने अपने पन्ना प्रमुख तक नियुक्त कर दिए और उनके सम्मेलन करवा दिए, उस हिसाब का संगठन किसी के पास नहीं है। एक बात। दूसरी चीज, जहां तक यूकेडी की बात है, मुझे लगता है कि यूकेडी धीरे धीरे अपनी स्वीकार्यता खत्म कर चुकी है। आप यूकेडी के प्रवक्ता बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, आपके यहाँ अगली 25-26 तारीख को 2 जगह महासम्मेलन होने जा रहे हैं। एक पिथौरागढ़ में जो पुराने नेतृत्व ने तय कर दिया, और आपका जो युवा नेतृत्व है वो अड़ गया कि हम मसूरी में सम्मेलन करेंगे उन्हीं तारीखों को। पर जब आपकी छोटी सी पार्टी आती हूँ मैं राजेंद्र जी, इसका जवाब नेताओं के द्वंद्व में फंसी हुई है, तो आप कैसे इस पूरे प्रदेश की बागडोर संभालने की बात करते हैं, सांसद भेजने की बात करते हैं? आप एक चेहरा बता दीजिए, वही घिसे पिटे चेहरे हैं जो बार बार चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उनमें रिपीट होते रहते हैं। और स्थिति यह है कि जहां पहले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के 4 विधानसभा सदस्य थे, वहां आज की तारीख में 0 है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है इनके पास जो इनका विधानसभा में हो, क्योंकि बाकी सब चले गए। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात करूं, निश्चित तौर पर पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस में संगठनात्मक मुद्दों के ऊपर तेजी आई है। कुछ इन्होंने आंदोलन किए, चाहे वो बेरोजगारी के सवाल पे हो या अंकिता भंडारी के सवाल पे हो या और सवालों पे हो। निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर कुछ तेजी आई है, क्योंकि इनका नेतृत्व बदला है और करण मेहरा के रूप में इनको युवा चेहरा मिला। तो आप भाजपा को क्यों भूलती है, जिसमें महेंद्र पांडे जैसे युवा चेहरे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? बात तो एक ही है, लेकिन सांगठनिक तौर पर क्योंकि भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए आज भी कांग्रेस बूथ स्तर पर अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पाई है। आज भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है बूथ स्तर पर। निश्चित तौर पर आपके पास नेताओं की भरमार है, नेताओं के चेहरे हैं आपके पास भी भाजपा की तरह, लेकिन आज भी आपके यहाँ जो वर्चस्व की लड़ाई है, हरिद्वार सीट पे आप देख लीजिए, हरक सिंह रावत, हरीश रावत आमने सामने है और नया नाम उभर कर आ रहा है। अभी अगर थोड़े दिन पहले आप ही ने डिबेट करवाई थी, शायद मुझे याद है, कि हरिद्वार में संत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए हरिद्वार लोकसभा सीट पे,
तो आज आपके लखनऊ से जो चुनाव लड़े थे प्रमोद कृष्णन, आज हरिद्वार में सबसे बड़े दावेदार वो हो रहे हैं। तो हरिद्वार में आप किसको चेहरा बनाएंगे? उसी तरह पूरे गढ़वाल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल में आज आपके पास कौन चेहरा? चीनी में आपने 2 बार साकेत बहुगुणा को लड़ा के देख लिया, वो खेत रहे। उसके बाद आप और लोगों को भी लाए, वो भी किनारे हो गए। तो आखिर में आप लोकसभा में एक नाम को आगे करके क्यों नहीं चल रहे हैं किसी भी लोकसभा में, जबकि आपको भी पता है अब 1 साल से कम का वक्त बचा है। 1 साल बहुत ज्यादा नहीं होता समय गुजरते हुए, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की तैयारियों को देखें, भाजपा लगातार सांगठनिक तौर पर भी और जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। उनके लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, अलग अलग स्तर पर सम्मेलन हो रहे हैं। और अब आपने बताया, हमने भी कल समाचार माध्यमों में बीच में देखा कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर नॉर्थ इंडिया के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन नरेंद्रनगर में होने वाला है, उसमें अमित शाह आने वाले हैं। उसके बाद इसी महीने के आखिर में पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। तो आप ये देखिए, कंटिन्यूटी जो भाजपा के नेताओं की है वो निश्चित तौर पर चुनाव तैयारी के हिसाब से कांग्रेस या अन्य दलों से बहुत ज्यादा आगे है। जैसे आपने टॉपिक रखा था डिबेट का, मैं उसी पे बोल रहा हूँ कि सांगठनिक तौर पर भाजपा बहुत ज्यादा आगे है। निश्चित तौर पर मेरी बात से चाहे किसी को आपत्ति हो, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो मैंने धरातल पर सबसे सामने रख दी। अरुण जी, मैं वापस आऊंगी राजेंद्र जी, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 2024 की तैयारी, कौन किस पर भारी। चर्चा इसी पर, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर राजेंद्र पत जी का रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। हमारे आदरणीय पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं आप सभी लोगों को अवगत करा देता हूँ। सर्वप्रथम जो हमारे संगठन की आप बात कर रहे हैं, ये लोग एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से बहुत सारे काम होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके में कुछ अगर कोई लोग गलत भी कर रहे हैं तो हमारे लोग एकदम से उन पर हार्ड एंड फास्ट कार्रवाई करने से पहले बचते हैं। बात रहेगी जो अधिवेशन की कह रहे हैं, अधिवेशन जो करने के लिए वहाँ हमारे साथी गए हुए हैं, जो मसूरी की बात कर रहे हैं, वो 3 महीने पहले पार्टी से निष्कासित हैं और आज ही हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री काशी सिंह ऐरी जी आए हैं और उन्होंने डीजीपी साहब के माध्यम से एफआईआर और पूरे प्रदेश के 13 के 13 जिलों से उनके लिए यहाँ से पत्र निकाल दिया है कि हमारे निष्कासित सदस्य हैं, ये अवैधानिक हैं और हमारे अनुशासित समिति के अध्यक्ष माननीय डीडी जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी, वो आकर के उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित ही बहुत जल्दी वो चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। बात रहेगी युवा की या पुराने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज संगठन एकजुट है, पूरे दिन भर कार्यकारिणी की मीटिंग रही है कल कार्यालय में और आने वाले समय में आप बदलाव देखिएगा। जब बदलाव जनता के सामने आएगा, निश्चित तौर पर हमसे नाराज होते हैं लोग, क्योंकि हमसे उम्मीद बहुत जनता को रखती है। इस प्रदेश की जनता हमें चाहती है, हमसे कहती है, तो हम उस पर खड़े उतरने के लिए आप तैयार हैं। हमारे साथ युवा वर्ग जुड़ा है, हमारे साथ आप खुद जानते हैं, स्वयं ही कई पत्रकार हमारे साथ ऐसे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ रहे हैं, आपके साथ काम भी किया होगा, वो हमें सहयोग दे रहे हैं। कई हमारे पास फौज से रिटायर आए हुए बहुत सीनियर अधिकारी हैं जो हमारे साथ आज खड़े हो गए हैं। पहले आम आदमी पार्टी में उन्हें काम भी किया, कोटनाला जी वगैरह आपने देखा होगा। पूरा संगठन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ समस्याएं हैं और हमारा 23-24 जुलाई को जो अधिवेशन होगा वो अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है, कहाँ होगा, और अगर वो अधिवेशन हो जाता है उसके बाद हमारे अध्यक्ष पद पर कौन आएंगे, क्या आएंगे, सारी चीजें होंगी और कुछ चीजें जनता के पसंद की होंगी तो निश्चित हमें जनता साथ देगी। क्षेत्रीय दल है, क्यों नहीं साथ देगी। जनता आज भी साथ देने के लिए खड़े, हम भी तो गए हैं, हम भी तो ये सोच के गए कि क्या कहकर यूकेडी वोट मांगेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, यूकेडी के पास तो बताने और दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। यूकेडी के पास तो सब कुछ है। यूकेडी के पास हम आज 23 साल से देखिए 22 सालों में जनता को नहीं समझा पाए तो अब ये 8 महीने में क्या समझाएंगे। मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, इसीलिए मेरा प्रश्न है आपसे। हम भी यही कह रहे हैं कि पिछले 22 सालों में जो पार्टियों ने यहाँ पे सत्ता चलाई, जिन पार्टियों के राज चले, उन पार्टियों के कहने से जो काम नहीं हुए, हम यही पेपर लेके जाएंगे जनता के पास में। हम यही बताएंगे जनता को कि आप क्षेत्रीय दल के साथ होते तो आज आपके साथ ये नहीं होता। जो हमारे पहाड़ों से पलायन है, हमारे पहाड़ों से बेरोजगारी खत्म है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, रोजगार का कहीं रास्ता नहीं रह गया है, बहुत सारी चीजें हैं। पहाड़ों में अस्पताल की सुविधाएं नहीं है,
पहाड़ों में आप गांव के गांव खाली हो चुके हैं, उसके लिए कौन कहेगा? आज जोशीमठ जैसा कांड हो गया, अंकिता भंडारी कांड हुआ, हमारा केदार भंडारी कांड हुए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रखी हैं जो हम जनता के पास जाएंगे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने सरेआम एक आदमी को लोकतांत्रिक प्रदेश में, लोकतांत्रिक देश में आप सरेआम एक सड़क में उसको पीट दिया। हम जाएंगे, जनता समझ चुकी है, तो जनता के पास जाएंगे और निश्चित आप राजन जी, मैं वापस आती हूँ। किया है। आशीष नौटियाल जी, वर्चस्व की लड़ाई है कांग्रेस में, जैसे कि अभी अरुण जी कह रहे थे। अनम्यूट कीजिएगा। हाँ मैडम, देखिए कांग्रेस में कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। आज आप देखें, अभी जैसे आप लोग बता रहे थे कि उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और हमारे बड़े नेताओं की आपने लिस्ट नहीं देखी कौन आ रहे हैं। देखिए नेताओं के आने से क्या होने वाला है? आशीष जी, राहुल गांधी का इंतजार ना पिछले 2 साल से जोशीमठ की जनता कर रही है, अभी तक राहुल गांधी पहुंचे नहीं है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मुझे 1-2 नाम गिना दीजिए जरा। देखें, जब वक्त आएगा सब आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह अभी मतलब जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा हो गई, अभी वक्त नहीं आया आशीष जी। मैडम, उसके लिए जम्मू कश्मीर में उन्होंने 1 दिन की यात्रा निकाली थी, आपको पता, और वहां से बोला था उत्तराखंड आकर जनता के बीच में वही यात्रा कर लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? प्रधानमंत्री जी ने मैडम अंकिता हत्याकांड पे एक शब्द बोला? जब वो केदारनाथ बद्रीनाथ आए थे, क्या उन्होंने बोला कि हमारे देश के उसी दिन उन्होंने मन की बात करी जिस दिन राज्य जल रहा था? क्या उन्होंने एक शब्द बोला कि हमारे उत्तराखंड राज्य में भी एक ऐसी घटना हुई है और वो हमारे एक कार्यकर्ता द्वारा की गई है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे? जहाँ तक पता होता है वो रिकॉर्ड होता है मैडम, चाहे कुछ भी रिकॉर्ड होता है, तो वहां से कुछ तो बोल सकते हैं मैडम। क्या स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल सकती? इनके कोई प्रवक्ता नहीं बोल सकते, इनका पूरा कोई महिला संगठन नहीं बोल सकता। अरे एक महिला भी तो है, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? इनका महिला संगठन उस दिन खड़ा क्यों नहीं हुआ? सबके मैडम देखें, हर तरीके, किसी का अपना अपना तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, नफरत फैलाने की राजनीति करती है। हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी मतलब सबसे बड़ी बात है, नफरत नहीं फैलाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला के वोट लेना चाहती है, देश को तोड़ के वोट लेना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी। नफरत नहीं फैलाएगी, झूठ नहीं बोलेगी, सच बोलेगी, रोजगार पे काम करेगी, पुरानी पेंशन पे काम करेगी, सस्ताई करेगी। इनकी तरह नहीं कि बोल के आए थे कि इतना जो पेट्रोल के दाम जब हम आएंगे तो इतना कर देंगे, आज 100 रुपये पहुंचा दिया, इस तरह झूठ नहीं बोलेगी। कांग्रेस पार्टी सच बोलती है, राज्य चलाने का अनुभव है, शिक्षा क्षेत्र पे काम करेंगे, स्वास्थ्य में काम करेंगे, सरकारी संस्थाओं को बढ़ाएंगे, ना कि बेचने का काम करेंगे। आज आप देखें, जब से कोरोना काल आया, कल को ये आ रखा था 40-40, 50-50% हवाई टिकटों के दाम बढ़ गए। प्रधानमंत्री जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने इस बात को बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज की सवारी करे, लेकिन उन्होंने हवाई चप्पल पहनने वाले को स्कूटर एक्टिवा से भी नीचे लाने का काम किया है। जो 40-45 हजार की एक्टिवा 1.5 लाख रुपए की हो गई। संजीव जी, विपक्ष कह रहा है कि आपने जो काम नहीं किए हैं हम उनको ही जनता तक ले जाएंगे, कि आपने अंकिता हत्याकांड पर क्या किया, आपने पलायन रोकने के लिए क्या किया, आप अभी तक उत्तराखंड को राजधानी नहीं दे पाए हैं, आप भू कानून को सख्त नहीं कर पाए हैं, आपने यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं दिया है, युवा सड़कों पर हैं, लगातार जो पेपर भर्ती परीक्षा को लेकर जो नकल हो रही थी उस पर भी आपने कुछ खास नहीं किया, एक नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, हालांकि आपके जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं बार बार, वो और सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जिनको लेकर वो जनता के बीच में लोकसभा चुनाव में जाने वाली है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। देखिए, पहले तो 2024 के ऊपर आ जाऊं, उसके बाद फिर मैं आपकी सारी बातों का एक एक करके जवाब देता हूँ। अपनी अभी देखिए, मैं संजीव जी, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अभी जरा अपनी तैयारियों को बताइएगा, क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है ये हमें दिख रहा है। हम महाजनसंपर्क अभियान भी देख रहे हैं, हम लाभार्थी सम्मेलन भी देख रहे हैं, हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम है वो भी देखेंगे। मैंने लेकिन जो सवाल पूछा वो यही है कि भाई कांग्रेस के ये जो मुद्दे हैं इनसे आप कैसे बचेंगे? इनका क्या तोड़ है बीजेपी के पास? मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, आपने कहा यूके SSS की जो भर्ती का घोटाला हुआ, कांग्रेस की जब सरकारें थी उस समय तमाम जो दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, वन भर्ती घोटाला हुआ, वीडियो भर्ती घोटाला हुआ, इन लोगों ने क्या जांच कराने की जहमत उठाई? आप बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ही पूछता हूँ। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने जांच करने की जहमत क्यों नहीं उठाई? एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे।
हमने उनकी जांच भी करवाई, हमने उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी काम किया। बात आई यूके ट्रिपल एससी की, तो यूके ट्रिपल एससी में आज 50 से अधिक जो एक नकल माफिया का एक बड़ा नेक्सस उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से हावी था, जो युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ कर रहा था। वो ऐसे 50 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। वो सब भाजपा के ही थे, कठोर विपक्ष के दबाव पे आपने काम किया, वो सब भाजपा के ही है। लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तो आज जब से नकल विरोधी कानून हमने लागू किया है, उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई, एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई। और आज तमाम युवा जो परीक्षा दे रहा है वो पूरी तरह से आश्वस्त है, वो पूरी तरह से अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो पूरी तरह से ये सोच रहा है कि मेरे भविष्य के साथ अब खिलवाड़ होने के दिन लद गए। और पूरे ये बात आपको किसने बताई संजीव जी? सड़कों पे खड़ा है, आज भी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षाएं दे रहा है। संजीव जी, अरे संजीव जी, बात होने दीजिए प्लीज। संजीव जी नॉन स्टॉप बोलते चले जाएंगे क्या? घोटाले के प्रेमचंद मेरी बात होने देंगे या नहीं होने देंगे? कब करेंगे आप अरे आशीष जी, आप ही थोड़ा धैर्य रख लीजिए, सबर का परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। आशीष जी, आप विधानसभा भर्ती की बात कर रहे हैं, तो आपने कुंजवाल जी के ऊपर कौन सी कार्रवाई की? आप करेंगे, सरकार जी के ऊपर आप कार्रवाई करें, सबके ऊपर आप बताइए। आपका काम है कार्रवाई करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि विधानसभा में जो भी भर्ती या धांधली पाई जाती है, आप उसको संज्ञान लेते हुए तुरंत सभी भर्तियों को निरस्त कीजिए। और हमने एक दृढ़ सोच के साथ तमाम जितनी भी संजय जी, एक सवाल मेरे मन में बहुत तीव्रता के साथ उठ रहा है। अरे आशीष जी, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। कार्रवाई करने का हमने काम किया। संजीव जी, उसको परिलक्षित किया। संजीव जी, आपकी इजाजत हो तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं अभी? शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके से आपने बताया कि ये छात्र बहुत खुश हैं, आश्वस्त हैं, तमाम चीज़ें, ये आपके अध्यक्ष पद में जितने भी लोग आ रहे हैं, ये आपसे परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? ये क्यों इस्तीफा देकर चले जाते हैं? इनके ऊपर कौन सा प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको इस्तीफा देने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है? नैतिकता के आधार पर या फिर निजी कारणों के चलते जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं? सर, क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए, इस समय जो एक शानदार पूरी पारदर्शी सरकार हमारी चल रही है, पूरा एक मजबूत जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है। और अब मैंने आपसे बताया, जब से नकल विरोधी कानून आया है, तब से एक भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई। आज जो युवा परीक्षाएं दे रहे हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब हम जो भी परीक्षाएं देंगे वो कोई पेपर आउट नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई पेपर के अंदर धांधली नहीं होगी, और हम अच्छे से सरकारी नौकरी भी कर पाएंगे। जिस काम के लिए ये कानून बनाए गए हैं वो काम पूरी तरह से ये कानून कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है, जिस तरह से नई शिक्षा नीति लाने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। संजीव जी, बहुत समय लेते हैं आप, बताइए। यूके ट्रिपल एससी पे आप 4 मिनट से आप यूके ट्रिपल एससी पर ही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए ना, 4 सवाल उतनी देर में मैंने आपसे पूछ लिए। के लिए कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं संजीव जी? आज हमारा महाजनसंपर्क अभियान। चलिए, ये तो यूके ट्रिपल एससी हो गया। भू कानून पर संजीव जी, भू कानून पर क्या रिएक्शन है सरकार का? जूझ रही है, इनके लिए कुछ नहीं है, इनके पास विजन कोई नहीं है तो केवल और केवल भ्रम में डालना। अभी जिस प्रकार से इनके राहुल गांधी जो एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर टुकड़ा टुकड़ा गैंग जैसे जो देश को विभाजन करने वाले तो आप लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड में आग लगा दी, उनको साथ लेकर चल रहे थे, टुकड़े करने की शुरुआत लेकर चल रहे थे, जो ढूंढ रहे थे,
जो ढूंढ रहे थे, कह रहे थे कि हम मोहब्बत का बाजार लेकर चल रहे हैं, नफरत को मिटाने चले हैं। एक बार उन्होंने बयान दिया, मेरे को तो नफरत कहीं दिखी नहीं। राहुल गांधी जी का ही बयान था, मेरे को उत्तराखंड नफरत से जल रहा है, मैं तो नफरत ढूंढता चला, मेरे को पुरोला में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है संजीव जी? आपको तो हरा ही हरा दिखेगा सब कुछ। संजीव जी, पुरोला में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो नफरत नहीं है तो क्या है? बिल्कुल हरा ही हरा है मेरे भाई। जो नफरत फैलाने का षड्यंत्र आप लोगों ने किया था। संजीव जी, आप मुझे बता दीजिए ना, आप आशीष जी के सवालों का ही जवाब देने के लिए बैठे हैं तो मैं सवाल पूछना ही बंद कर देती हूँ। जो नफरत फैलाने का जो आप लोगों ने षड्यंत्र किया था, उसमें भी आप लोग विफल हो गए। जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का एक षड्यंत्र आप लोग कर रहे थे, उसमें भी आप लोग विफल हो गए। संगीता जी, आशीष जी और संजीव जी प्लीज। संगीता जी, 2022 इस तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लोग नफरत और मोहब्बत की दुकान चल रही है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी का क्या इरादा है? आपकी नफरत अपनी चलेगी आगे। यूनिवर्सिटी का मुद्दा कौन लेके आया था, आप बताएंगे? विकास के मुद्दों पर बात करती है और विकास के मुद्दों पर काम करती है। जहाँ भी 2 राज्यों में हमारी सरकार ने जनता के लिए जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम करते हैं। और देखिए उत्तराखंड में देखिए तो आज ये भी माहौल है देवभूमि उत्तराखंड में, वो आज से पहले हमने नहीं देखा। जिस तरह महापंचायतों की बात हो रही है, चाहे वो पुरोला में हो, देहरादून में हो, ये अब दिखाई दे रहा है। तो उत्तराखंड का जो सौहार्द खत्म हो रहा है, तो ये बहुत दुखद है। यशी जी इनसे पूछिए कि दिल्ली के लोगों से, नहीं संजीव जी, देखिए दिल्ली में तो जो हो रहा है उसका परिणाम दिल्ली वालों को मिलेगा। लेकिन संजीव जी, उत्तराखंड में वाकई जहाँ तक मैं उत्तराखंड को अभी तक समझी हूँ, उस हिसाब से उत्तराखंड में इस तरीके की चीजें नहीं होती थी जो कि आप देखने लगी। और अरुण जी इस बात से सहमत होंगे। मैं आऊंगी अरुण जी इसके बाद आपके पास। संगीता जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। 45 करोड़ रुपए के घर की रेनोवेशन कराएगा, 8-8 लाख रुपए का पर्दा लगाएगा, ये भी जनता से आपने वायदा किया था क्या? गली गली शराब बिकवाएंगे, ये भी आपने वायदा किया था क्या? भाजपा के तो वो 5 सांसद हैं कहाँ? और जो 5 गाँव को बसाएंगे, ये भी जनता से वायदा किया था क्या? बांग्लादेशियों को बसाएंगे, ये भी वायदा किया था क्या? लोकसभा चुनाव है तो आपने भाई सांसद यहाँ की जनता ने आपको चुन करके दिए। आप घर घर बेशक जा रहे हैं, उन सांसदों को भी अपने साथ लेकर के जाइए। उन सांसदों ने यहाँ कितना काम किया, केंद्र की कितनी योजनाओं को धरातल पर उतारा, ये भी हमारा जानने का अधिकार है। संजीव भाई, ये भी बता दो। इधर उधर की बात करने का हमारे प्रत्येक सांसद भी, प्रत्येक सांसद आपके सांसद संजीव जी, मुझे तो आप ही उन सांसदों के नाम बता दीजिए। प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी लोग घर घर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां जो हमने ग्राउंड जीरो पे काम किया है, उन उपलब्धियों को लेकर आपको जाना पड़ रहा है। जनता को पता ही नहीं, सराह रही है योजनाओं को। मतलब ही नहीं आम जनता को। क्या आप लोग क्या बता रहे हैं संजीव जी? संजीव जी, जनता आपसे पूछेगी तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? आप बताओ देश के अंदर क्या कर रहे हैं आप लोग? जनता पूछेगी। मेरे भाई कारवां तो आपका लूटा हुआ है। मिलेंगे 2-4 अच्छे लोग ऐसे भी, 44 पे आप हालात पैदा कर दिया। राजेंद्र जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया इस पर? राजेंद्र जी, 1 सेकंड रुक जाइए भाई। संजीव जी और आशीष लौटे। समय आ गया हमारे जनता के द्वार में। आशीष जी और संजीव जी रुक जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी का मंच हो गया है। सब पता लगेंगे आपके। दोनों को म्यूट करिए प्लीज। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी मैं, जरा आशीष नौटियाल और संजीव जी को म्यूट करिए। राजेंद्र जी, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस की जो कन्वर्सेशन है? मैडम, अब फिर वही वाली बात आ जाती है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने मेरे बोलते समय एक क्वेश्चन मांगा था, तो उनको आपने बोलने का अवसर नहीं दिया, नहीं तो वो इसी समय उनका भी आंसर दे देता। तो कोई नहीं, वो दोबारा बता देंगे। वो जब मैंने उनको कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए लोगों की बात बताई थी, लेकिन मैं फिर भी आगे और बताता हूँ। अगर ये लोग सुनते, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? दोनों ही पार्टियां जो दिल्ली से यहाँ बैठे, उन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। आज तक इन्होंने क्या किया? बात ये कुछ नहीं कर सकते। ये आएंगे, ये पहाड़ की बात करेंगे, आज पहाड़ का प्लान देख लीजिए। रोजगार की बात करेंगे, उत्तराखंड में बेरोजगार संगम है,
यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बच्चों पे लाठी बरसा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बैठा था कि हम अपने भाइयों को लाठीचार्ज करवाएंगे, हम लाठीचार्ज में मरवाएंगे? कहाँ के लोग थे वो? क्या वो गुंडे थे? क्या वो आतंकवादी थे? ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। हम ये जनता के पास लेके जाएंगे। एक एक बच्चा आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे तिरस्कार करेगा, भारतीय जनता पार्टी वाले याद रखेंगे ये क्या किया था। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके बोल के आया था, मैंने कहा साहिब आपने जो डंडे बरसा, हो सकता है आप भी इसी प्रदेश के रहने वाले हो, धारचूला से आते हो, बाहर बहुत सीमांत क्षेत्र से आते हो, आपको उन बच्चों के पास जाकर के बोलना चाहिए था भाई अगर कुछ गलती है तो मैं कार्रवाई कर रहा हूं, आप भी तो हमारे भाई थे। हो सकता है आज मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है आज कोई अन्य पार्टियों के पास होंगे, पहले तो इस प्रदेश के है ना, पहले तो यहाँ के भाई थे। जो बच्चे वहां पे बैठे थे, हजारों बच्चों पे आपने लाठी बरसा दी। आपने ये काम किया, ये काम अच्छा किया। वो बहन आज तक न्याय मांग रही है। आज उस घर के एक एक व्यक्ति आज जाकर के देख ले, पहाड़ में वोट मांग करके अंकिता भंडारी के गांव में, केदार भंडारी पुलिस की कस्टडी से आज तक गायब है, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। ये खाली जनता को बरगलाएंगे, ये बात क्या करेंगे? ये आज देखिए इन्होंने पूरे प्रदेश में इतना स्वार्थ खराब कर दिया है। आज अब ये बातें हो रही है कि उनकी महापंचायत होगी, अब उनकी महापंचायत होगी। ये दिन कैसे आ गए? आज तक इससे पहले प्रदेश नहीं था क्या? क्या जो आदमी 50-50 साल से यहाँ रह रहा है इस प्रदेश का नागरिक जिहाद का समर्थन करते हो मेरे भाई? लव जिहाद का समर्थन करते हो? दे दिया लैंड जिहाद का समर्थन करते हो? ऐसे लड़ाएंगे, ये जिहाद का समर्थन करते हो? अरे धर्म की राजनीति करने थे तो आप याद करिए। अरे भैया स्मृति ईरानी को याद करिए, की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। सिलेंडर में जाकर के लोकसभा में अपना ड्रामा कर रही थी और 1200 रुपए का सिलेंडर होने के बाद आपके केंद्रीय मंत्री बोल नहीं सकती है। आप कहाँ की बात करते हैं? अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे लूंगी और ये बात उत्तराखंड के लिए कही जाती है कि उत्तराखंड जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटन नगरी है, साथ ही साथ एक धार्मिक नगरी भी है। और यहाँ पर इससे पहले इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती थी कि महापंचायत होगी, ये होगा, वो होगा, दुकानें बंद हो रही हैं, धारा 144 लगानी पड़ रही है। इस तरीके की चीजें आज माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? आज हाईकोर्ट ने भी इन महापंचायतों पर बैन लगाया है, लेकिन उसके बाद में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान देख रहा था, आज उन्होंने प्रेस करी है कि 18 को वो मुस्लिमों की महापंचायत जो देहरादून को होने जा रही है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करवाएंगे, ये बयान है। अगर आप पुरोला में बैन लगाते हैं महापंचायत पे, तो जितनी भी महापंचायतें उन पर बैन लगना चाहिए। ये प्रदेश वैसे भी देवभूमि है और इस देवभूमि में अशांति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। और ये मैं कल या परसों भी आपके साथ डिबेट में बैठा था तो मैंने तब भी कहा था ये देवभूमि है, हमें उन लोगों से कोई परेशानी नहीं है जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे मंदिरों के में प्रसाद बांटने वाले वो लोग हैं, हमसे बढ़िया गढ़वाली कुमाऊनी बोलने वाले वो लोग हैं। लेकिन जो नए आए हैं पिछले 10, 15, 20 सालों में, उन लोगों ने इस प्रदेश की फिजा को खराब किया है। बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, इनसे नए नए लोग आ गए और उनका कोई पहचान पत्र भी नहीं है, कोई कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, जिनकी वजह से ये तमाम दिक्कतें सामने आती है। भाई साहब बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी आए हैं जो अपनी पहचान छुपाकर उन्होंने तो अब आने क्यों दे रहे हैं संजय भाई? 6 साल से में बैठे हैं, 6 साल से मैं भी कहूं बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए आशीष जी और राजेंद्र जी प्लीज रुकिए। संजीव जी रुक जाइए। अरुण जी, बड़ा सवाल ये है कि ये लोग आए भी कैसे? अगर आप ये बता रहे कि बांग्लादेशी भी बड़ी संख्या में आए तो बड़ा सवाल है ना कि उनकी एंट्री कैसे हुई? मैडम आज ये घंटा घर में देखिए कितना खड़े हैं लोग। बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हर चौराहे में देखिए। अरुण जी आप अपनी बात को पूरा करिए। आशीष नौटियाल जी और संजीव जी प्लीज। वो 56 नामों से यहाँ पर रह रहे हैं। संजीव जी, अरे अभी भी हम नए नए लोग देख रहे हैं भाई। आपका संजीव जी, अरुण जी आप कंप्लीट करिए प्लीज। दूसरी चीज, मैं आपको मेरे यूकेडी के भाई बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मैं आपको अगर आप देखना चाहें तो ये वीडियो दिखा देता हूँ, अगर आप कैमरा इसमें फोकस कर लें। ये यूकेडी के सेंट्रल ऑफिस में मारपीट का वीडियो है, महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, अगर आप तमाम लोग देख रहे हैं। और ये बहुत पुराना वीडियो नहीं है, ये 1-8 दिन का ही वीडियो है जिसमें सब दिख रहा है। हाँ जी। भाई जब आपके सेंट्रल ऑफिस में ये हाल होंगे तो आपकी पूरी पार्टी के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
ये तमाम लोग हैं, इसीलिए आज इनमें कार्रवाई भी हुई है, खत्म हो गई है। यूपीएडी की विश्वसनीयता इसीलिए खत्म हुई है कि आप जब भी जो सरकार रही, यहाँ उत्तराखंड आंदोलन की बात करते थे, यूपी में मुलायम सिंह की गोद में बैठते थे, यहाँ उत्तराखंड आंदोलन की और उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं की बात करते थे, वह नरेंद्र तिवारी की गोद में बैठते थे। उसके बाद आप विजय बोगड़ा की गोद में बैठे। ठीक है अरुण जी, चूंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 2024 की तैयारी, कौन किस पर भारी, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो पड़ला है वो भारी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान निकाल रही है। जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता है वो एक एक कर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने कार्य किए हैं उनको लेकर ही उनको घेरने की कोशिश कर रही है, एक रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं यूकेडी भी इस बार खुद को कम नहीं आंक रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो देखना होगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दल इसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।